हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम वेक्टर्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर एडिशन हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए कि ये वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। रेजोल्यूशन मतलब हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना है दो या तीन कंपोनेंट्स में। जैसे कि आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे हम एडिशन के टाइम पे क्या करते थे, हमारे पास दो वेक्टर्स होते थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम क्या चाहते थे, जो काम ये दोनों वेक्टर्स मिलके कर रहे हैं, हमें एडिशन के टाइम पे क्या गिवन होता था, ए वेक्टर गिवन होता था, बी वेक्टर गिवन होता था, दोनों के बीच में एंगल थीटा भी गिवन होता था। तो हम ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगा के हम क्या करते थे, जो काम ये दोनों वेक्टर्स मिलके करेंगे, हम एक वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर बनाते थे कहीं बीच में, वो रिजल्टेंट वेक्टर आता था। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, वो सिंगल वेक्टर जो अकेला ही वो काम कर देगा जो ये दो वेक्टर मिलके कर रहे थे। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी, वो सिंगल वेक्टर जो वो सेम काम करे जो दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर मिलके कर रहे हैं, तो उस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे। तो आज ट्राइंगल लॉ में क्या होता था, दो वेक्टर्स को ऐड करके सिंगल वेक्टर हम निकालते थे। आज हमें क्या करना है, एक सिंगल वेक्टर को दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करना है। तो वेक्टर रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर into two or more vectors in different directions which together produce the same effect as is produced by the single vector alone। तो मतलब कि आज हमें ठीक उससे उल्टा, एक सिंगल वेक्टर दे रखा होगा, ये वेक्टर दे रखा है और ये भी दे रखा होगा कि ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये दो चीजें दे रखी होंगी, रिजल्टेंट वेक्टर एंड थीटा वेक्टर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। लेट्स से एक कंपोनेंट है ये एंड एक कंपोनेंट है ये। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर को आज हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सच दैट ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, ये वही काम करेगा जो दो वेक्टर मिलके कर रहे हैं। मतलब वेक्टर एडिशन से ठीक उल्टा काम। वहां पे दो वेक्टर्स गिवन होते थे, हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे। आज रिजल्टेंट वेक्टर गिवन होगा और हमें उसको तोड़ना है, स्प्लिट करना है दो वेक्टर्स में, ए एंड बी, सच दैट ए एंड बी मिलकर वही काम करेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर करेगा या कर रहा था। चलिए जी, अब सबसे मेन चीज जो आज हमें पढ़नी है, when a vector is split into two component vectors at right angle। मतलब आज हमें r वेक्टर दे रखा होगा और ये दे रखा होगा। हम वेक्टर रेजोल्यूशन करते क्यों हैं, समझिए करते क्यों हैं। क्योंकि जो वेक्टर मुझे गिवन है r वेक्टर, ये ना तो x एक्सिस में है ना तो y एक्सिस में है। लेट्स से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, हम सबको पता है 90 डिग्री होता है। तो जो मेरे पास वेक्टर गिवन है आर वेक्टर, ये ना तो एक्स एक्सिस में है ना तो वाई एक्सिस में है। इसलिए हम वेक्टर रेजोल्यूशन करते हैं जब वेक्टर ना तो एक्स एक्सिस में होता है ना तो वाई एक्सिस में, तो हम वेक्टर रेजोल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं, हम इस आर वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। एक आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको बोल देते हैं आर एक्स वेक्टर। एक आएगा वाई एक्सिस के अलोंग, उसको क्या बोल देंगे, आर वाई वेक्टर। तो आर एक्स और आर वाई मिलके वही काम करेंगे जो अकेला आर वेक्टर कर रहा था। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं आर एक्स एंड आई आर वाई, तो इनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्यों, क्योंकि इन दो कंपोनेंट्स के बीच में एंगल कितना बना हुआ है, 90 डिग्री। तो अब क्या पढ़ा हमने इस स्लाइड में, वेक्टर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट कर दो, एक वेक्टर हमें गिवन होगा उसको दो या तीन कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दो, सच दैट वो दोनों तीनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंड वो सब दो या तीन कंपोनेंट मिलके वही काम करेंगे जो वेक्टर अकेला कर रहा था।
तो ये है जी वेक्टर रेजोल्यूशन। अब कैसे कैसे है वो हम देखते हैं अच्छे से डिटेल में। तो लेट्स से पहले हम 2D में पढ़ते हैं। तो इन 2D हमें ज़्यादातर क्वेश्चन 2D में ही आएंगे, बाद में 3D भी पढ़ेंगे, सिर्फ 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे अभी हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये समझिए ये हमें वेक्टर है गिवन आर वेक्टर, तो ये गिवन है एंड ना तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस में है ना तो ये वेक्टर वाई एक्सिस में है, इसीलिए तो बस हम वेक्टर रेजोल्यूशन करते हैं। एंड ये भी गिवन है कि ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, या थीटा लिख लीजिए या बीटा लिख लीजिए, चलो कोई बात नहीं, मैंने थीटा ले लिया कि ये रिजल्टेंट वेक्टर एक कोई भी वेक्टर है, बेशक रिजल्टेंट हो या ना हो, आर वेक्टर है या ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हमें क्वेश्चन बस ये देंगे कि इसको रिजॉल्व करिए। जिस भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं उस पर ये सिंबल लगा देते हैं। तो अब इस वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आता है एक्स एक्सिस के अलोंग, यहां तक एरो बनाना है हमें, मतलब जो ये आर वेक्टर गिवन था इससे दो परपेंडिकुलर गिराने हैं, एक गिराना है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये यहां स्टार्टिंग से बस यहां तक एरो बनाना है। इसी तरह ये जो वेक्टर हमें गिवन था आर वेक्टर, इधर से जहां ये खत्म हो रहा है इधर से एक परपेंडिकुलर गिराना है वाई एक्सिस के ऊपर, एंड फिर स्टार्टिंग ओरिजिन से स्टार्ट करना है। इस कंपोनेंट को कहते हैं, ये तो हो गया कॉपी पे ड्रॉ करने का तरीका, आर वाई वेक्टर, एंड पहले वाला कंपोनेंट कितना था आर एक्स वेक्टर, आर वाई वेक्टर एंड आर एक्स वेक्टर। चलिए जी, हमें क्या क्या गिवन था, आर वेक्टर गिवन था एंड थीटा एंगल गिवन था। हमें क्या नहीं पता, आर एक्स वेक्टर मैंने खुद निकालना है, आर वाई वेक्टर मैंने खुद निकालना है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर वेक्टर, यही होता है आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर गिवन था आर वेक्टर, इसको दो कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व करा। कौन से दो कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्यों, क्योंकि आर एक्स और आर वाई में एंगल कितना होगा 90 डिग्री है। तो जब दो कंपोनेंट में एंगल 90 डिग्री होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगल में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इसीलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, और या क्या लिखेंगे आर वेक्टर एज इट इज, आर एस वेक्टर को क्या लिखेंगे, आर एक्स वेक्टर को, वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड लिख लिया मैंने आर एक्स, डायरेक्शन आई कैप, प्लस आर वाई को क्या लिखा, मैग्नीट्यूड आर वाई, डायरेक्शन जे कैप। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे। और क्या लिख सकते हैं, चलो बहुत ध्यान से देखना जी, जो ये आर वाई वेक्टर है, क्या इस आर वाई वेक्टर को मैं उठा के, क्योंकि वेक्टर की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं रख लो, तो मैं इस आर वाई वेक्टर को यहां ले आया, बस शर्त क्या थी, मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखनी है, तो आर वाई वेक्टर को उठा के यहां ले आए। अब आप मुझे बताइए इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां से बताइए आर एक्स कितना आएगा, आर कॉस थीटा। सिमिलरली बताइए इसी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां से बताइए आर वाई कितना होगा, आर साइन थीटा। तो कहने का मतलब मैं इसे और क्या लिख सकता था, और आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर एक्स की जगह लिख लिया हमने आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर एक्स प्लस आर वाई, या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। चलिए जी, ये तो हुआ लिखने की तरीका। अब आप मुझे यहां से ही बताइए, यहां से आप मुझे बताइए कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप यहीं से देखिए, ये था आर वेक्टर जो स्टार्टिंग में गिवन था। अब सोचिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं या फिर वेक्टर एडिशन लगाते हैं। वेक्टर एडिशन क्या कहता था, जिन भी दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उसको ट्राइंगल की दो साइड बनाइए सेम सेम ऑर्डर में, देन जो ट्राइंगल की थर्ड साइड आएगी ऑपोजिट ऑर्डर में, वो क्या होगी, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता था। जब दो वेक्टर्स आर एक्स और आर वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे,
अंडर द रूट एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90 डिग्री, cos 90 हो गया 0। तो क्या बचा मेरे पास, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता है, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, या पाइथागोरस थ्योरम से देख लीजिए आप, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यानी कि ये थी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है एंड इक्वेशन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आर वेक्टर दे रखा हो और हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोले तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई का जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। चलिए जी, अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल में आप मुझे बताइए tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा कितना आएगा। तो tan थीटा कितना आया, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, आर वाई का मैग्नीट्यूड ओवर आर एक्स का मैग्नीट्यूड। चलिए जी, अब एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। कभी लिखा जाए ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और आपको बोला जाए फाइंड ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बताइए। तो सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई का जो कंपोनेंट है कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर एंड जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस 3 है तो प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 होता तो माइनस 3 का होल स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया जी, 4 + 9 यानी कि √13। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। चलिए जी नेक्स्ट, बेसिकली हमने पढ़ा क्या है, हम वो फटाफट से रिकैप करते हैं। इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ पे आएगा, थोड़े ही दिन में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के बाद लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि एक फोर्स दे रखा होगा 10 न्यूटन, और ये फोर्स ना तो एक्स एक्सिस में होगा ना तो वाई एक्सिस में होगा, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ये हमें पता है। तो हमें इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व करने होंगे, और ये भी दे रखा होगा कि ये जो फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल बना रहा है, बस ये दे रखा है। और हमें कहा गया है कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट रिजॉल्व करो, एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये जो था ये क्वेश्चन था हमारा। तो अब हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, फटाफट से देखिए हमने सीखा क्या है अभी तक। तो इस 10 न्यूटन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे एंड एक वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे। तो 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो वो दोनों मिलके वही काम करेंगे जो 10 न्यूटन अकेला कर रहा था, और जो दो कंपोनेंट आएंगे वो गारंटी है आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे। तो अब आप ध्यान से देखना, जिसके साथ एंगल बन रहा है वहां हमेशा कॉस लेना होता है। तो मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग वाला 10 cos 30 डिग्री, एंड दूसरा कंपोनेंट कितना होगा 10 sin 30 डिग्री, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो cos दूसरा sin। तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो ये आंसर कितना आ गया 5√3। ये वाला कंपोनेंट कितना आया एक्स एक्सिस के अलोंग 5√3 i कैप, एंड sin 30 डिग्री कितना होता है हाफ, तो ये कितना हो गया 5 न्यूटन वाई एक्सिस के अलोंग। तो मतलब इस 10 को हम क्या लिख सकते थे 5√3 i कैप प्लस 5j कैप। इसी 10 न्यूटन को मैं ऐसे भी लिख सकता था 5√3 i कैप 5j कैप। चलिए जी, अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि ये हमने ठीक किया या गलत किया। तो इससे ठीक उल्टी सिचुएशन जो हम वेक्टर्स एडिशन में पढ़ते थे, इसके ठीक ऑपोजिट कंडीशन, मतलब समझिए एक वेक्टर गिवन है 5√3 एंड एक और वेक्टर गिवन है मान लेते हैं वाई एक्सिस में। तो इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, और तब हमें दे रखा था 5 न्यूटन।
तो अब 5√3 एंड 5 दो वेक्टर्स हमें गिवन है। चलिए ऐड करके बताइए आंसर क्या आता था। अब मैं ब्लू पेन से इसका सॉल्यूशन करूंगा। तो इन दो वेक्टर्स को ऐड करके आंसर क्या आएगा? पैरेललोग्राम कहता था आंसर कहीं बीच में आएगा। लेट्स से आर आएगा। उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालता था? अंडर द रूट एक वेक्टर का स्क्वायर, तो 5√3 का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कॉस 90 0, तो ये सारा हो गया 0। तो अंडर द रूट 5√3 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ गया 100 का अंडर रूट 10। तो देखिए 10 आंसर आ गया। तो ये वेक्टर आ गया 10। तो ठीक है, अभी अभी मैंने 10 को रिजॉल्व करा था दो कंपोनेंट्स में। अब दो कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट फिर से 10 आ गया। अब अगर मैं ये वाला एंगल भी निकालना चाहूँ बीटा, तो याद करिए कैसे निकालते थे हम tan बीटा। tan बीटा हम कैसे निकालते थे? जब दो वेक्टर्स, स्पेशल केस, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता था, थीटा जब 90 डिग्री होता था, तो tan बीटा का आंसर क्या आता था? जिसके साथ एंगल बना रहा है वो नहीं लेना, दूसरे वाला ऊपर रखना है। तो 5/5√3, 5 से 5 कट, तो 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 30 डिग्री पे। तो देखिए वही आंसर आ गए दोनों कि भाई 5√3 एंड 5 वेक्टर को ऐड करके आंसर कितना आया? 10 आया पहला आंसर। एंड जो 10 न्यूटन आंसर आया वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो एडिशन से हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे, और किसी वेक्टर को रिजॉल्व करके हम पहुंच जाते हैं जो हमने टॉपिक आज सीखा है यहाँ पे। चलिए जी, अब मैं छोटे छोटे से एक दो एग्जांपल और देता हूँ आपको फटाफट से। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये है 6 न्यूटन। फिर से ये वेक्टर ना तो एक्स एक्सिस में था ना तो वाई एक्सिस में, इसीलिए हमें वेक्टर रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो इस बस अब हमें ये देंगे कि 6 न्यूटन को रिजॉल्व करो। रिजॉल्व, तो हमें रिजॉल्व का ये सिंबल लगाना है एंड दो कंपोनेंट बना लेने हैं। जिसके साथ वेक्टर एंगल बना रहा है वो हमेशा कॉस होता है, हमेशा कॉस, ये बात याद रखनी है। तो 6 cos 60 डिग्री। एंड जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा मतलब वाई एक्सिस, तो उसमें एंगल क्या होगा? कंपोनेंट क्या होगा? 6 sin 60। तो cos 60 कितना होता है? हाफ, तो 6 इंटू हाफ यानी कि 3। तो x कंपोनेंट आ गया 3 न्यूटन एंड y कंपोनेंट कितना आ गया? 3√3 न्यूटन। तो 6 न्यूटन जो था ब्रेक हो गया 2 में। एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना है? 3 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप। चलिए मैं आपको और छोटे छोटे से एग्जांपल देता हूँ इसी तरह के। थोड़े दिन बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में क्या होगा? एक वेक्टर हमें दे रखा होगा ऐसा ऐसा, मान लेते हैं यह है 20 न्यूटन, और ना तो ये एक्स एक्सिस में होगा ना तो ये वाई एक्सिस में होगा। तो कहेंगे कि ये मान लेते हैं वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कहेंगे इसको रिजॉल्व करो। तो रिजॉल्व हम ऐसे करते हैं, दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये आएगा एंड एक ये आएगा। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है वो क्या आता है? कॉस, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 20, तो मैग्नीट्यूड 20 cos 30 डिग्री। एंड जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा मतलब एक्स एक्सिस में, वो कंपोनेंट कितना आएगा? 20 sin 30 डिग्री। तो 20 cos 30 डिग्री कितना हो गया? √3/2, 10√3। एंड sin 30 डिग्री कितना हो गया? हाफ, तो मतलब 10 न्यूटन। तो अब इस पर हम कैसे लिखेंगे? 20 न्यूटन को हम कैसे लिखेंगे? पहले एक्स कंपोनेंट कितना है जी? 10 न्यूटन। तो माइनस आई कैप, डायरेक्शन क्या है? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन क्या लेते हैं? माइनस आई कैप एंड 10√3 माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन है, नीचे ऊपर प्लस जे कैप होता है, नीचे माइनस जे कैप होता है। चलिए जी एक लास्ट टाइम फिर से, मान लीजिए ये दे रखा है 8 न्यूटन, ना तो ये एक्स एक्सिस में ना तो ये वाई एक्सिस में है, तो हमें कहा गया इसको रिजॉल्व करो। और ये भी दे रखा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है।
तो अब हमारा काम स्टार्ट हो गया। हमने क्या करना है, इसको रिजॉल्व का सिंबल क्या होता है, ये वाला। तो एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आएगा, ये एरो बना लिया, एक वाई एक्सिस में कंपोनेंट आएगा, ये एरो बना लिया। जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कॉस होता है हमेशा, तो 8 cos 45 डिग्री। जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वो हमेशा साइन होता है, तो 8 sin 45 डिग्री। तो 8 cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो यानी ये कितना आ गया, 8/√2 आई कैप। एंड 8 sin 45 1/√2, 8/√2 माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे है। तो फाइनल आंसर कितना आया, 8 न्यूटन को हमने रिजॉल्व करा 8/√2 आई कैप माइनस 8/√2 जे कैप। तो ये है जी वेक्टर रेजोल्यूशन 2D के अंदर। एक 3D वाली और सीखते हैं हम। तो ये आपने अच्छे से नोट डाउन किया। अब हम सीखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और देना था मुझे आपको। एग्जांपल, कभी ए वेक्टर दिया हो अगर 2i कैप माइनस 5j कैप, तो आप मुझे बताइए ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जे का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 4 + 25 यानी कि 29 का अंडर रूट। मैग्नीट्यूड जो भी है यूनिट्स, एंड में क्या लिख देनी है, यूनिट्स। चलिए जी, अब हम करते हैं 3D में, सेम काम 3D में। तो मान लीजिए ये कोई वेक्टर गिवन है मुझे, आर वेक्टर। तो ये वेक्टर ना तो एक्स एक्सिस में है, ना तो वाई एक्सिस में, ना तो जेड एक्सिस में है। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने बना ली एक्स एक्सिस, ये बना ली वाई एक्सिस, एंड यहां कहीं बना ली जेड एक्सिस। लेट्स से ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, एंड जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर के, ये वेक्टर जो है 3D में है, आर वेक्टर जो है 3D में है, इसके अब की बार 3 कंपोनेंट्स आएंगे। तो इसको रिजॉल्व करके 3 कंपोनेंट्स आएंगे। एक एक्स एक्सिस में आएगा, लेट्स से आर एक्स वेक्टर। एक वाई एक्सिस में भी आएगा, लेट्स से आर वाई वेक्टर। एक जेड एक्सिस में भी आएगा, वो क्या होगा, वो हमें 3D फिगर होने के बावजूद दिख नहीं रहा ज़्यादा अच्छे से, बट जैसे एक्स एक्सिस में है, जैसे वाई एक्सिस में, इसी तरह जेड एक्सिस में भी है। तो इस आर वेक्टर को हम कैसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर। 2D हम अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, 3D हम सिमिलरली करके करेंगे। और क्या लिख सकते हैं, तो आर वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। अगर बाय चांस हमें कहा जाता है इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ये तीनों वेक्टर आर एक्स आर वाई आर जेड तीनों वेक्टर मिलके वही काम कर रहे हैं जो अकेला आर वेक्टर कर रहा था। तो 3 कंपोनेंट आए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इसे हम कहते हैं 3D, 3 डायमेंशनल। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट आई का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे का जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, एंड के कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये निकलता है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर हमें कहा जाता है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर, और ध्यान से क्वेश्चन देखिए, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, आर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बताइए। यूनिट वेक्टर का मतलब होता था डायरेक्शन। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या था, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप, एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है, अभी अभी हमने निकाला है ऊपर, आर एक्स का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, यही सीधा सीधा फार्मूला यूज होगा, बहुत ध्यान रखना। तो आर वेक्टर की यूनिट वेक्टर निकालना था, आर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर या आर वेक्टर की डायरेक्शन, तो वो ऐसे निकलेगी। तो एक क्वेश्चन बनता है ये वाला,
आर वेक्टर बताइए, रिजॉल्व करिए। एक क्वेश्चन बनता है कि उसका मैग्नीट्यूड बताइए, एक क्वेश्चन बनता है उसकी डायरेक्शन बताइए। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। फिर एक क्वेश्चन बनेगा एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वाई एक्सिस। फिर एक क्वेश्चन बनेगा एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड जेड एक्सिस। चलिए जी, अब बहुत ध्यान से देखना। तो अगर मैं ये जो फिगर थी हमारी, इस आर वाई वेक्टर को उठा के यहां पे भी रख सकते हैं, आर वाई वेक्टर। तो आप मुझे बताइए यहां से इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस अल्फा कितना होगा, कॉस अल्फा कितना होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस अल्फा कितना होता है, आर एक्स अपॉन आर। कॉस अल्फा कितना होता है, आर एक्स अपॉन आर। तो यहां से यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होगा, आर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो वाई कंपोनेंट आर वाई ओवर रिजल्टेंट वेक्टर। सिमिलरली कॉस गामा क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, तो आर जेड अपॉन आर वेक्टर। तो ये होता है जी कॉस गामा। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट फिर भी अगर पेपर में आती है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, आर एक्स अपॉन आर। रिजल्टेंट वेक्टर वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, आर वाई अपॉन आर। रिजल्टेंट वेक्टर जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, आर जेड, मतलब जेड एक्सिस का कॉम्पोनेंट ओवर आर वेक्टर। चलिए जी, वैसे इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लेते हैं एक कोई रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो पहला क्वेश्चन था मेरा कि आप फाइंड करिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। दूसरा क्वेश्चन था यूनिट वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। तीसरा क्वेश्चन था एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, आर वेक्टर एंड वाई एक्सिस, आर वेक्टर एंड जेड एक्सिस। तो ये क्वेश्चन था। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, के का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आ गया, 4 + 9 + 16 √29 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट क्या था, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या था, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप ओवर मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने निकाला है तो √29 यूनिट्स। तो ये आंसर है जी सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट का, ये अगर क्वेश्चन है तो उन्होंने कहा है ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो निकलता है कॉस अल्फा से। तो कॉस अल्फा क्या कहता था, आर एक्स अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर एक्स क्वेश्चन होता था, फॉर्मूला क्या होता था, आर एक्स अपॉन आर। तो जब वेक्टर ने लिखा हुआ मतलब मैग्नीट्यूड, तो आर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ये है जी आर एक्स का मैग्नीट्यूड मतलब 2 ओवर आर। आर मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √29। तो ये निकला जी कॉस अल्फा। इसी तरह आप मुझे निकालना है कॉस बीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, तो आर वाई ओवर आर। तो आर वाई कितना है, -3 ओवर आर का मैग्नीट्यूड कितना है, √29। रिजल्टेंट वेक्टर जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, लेट से गामा। फॉर्मूला होता था आर जेड अपॉन आर। तो आर जेड क्या होता था, जेड एक्सिस का कंपोनेंट मतलब 4 ओवर √29। तो ये है जी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन।
तो आज हमने सीखा वेक्टर रेजोल्यूशन। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। वेक्टर रेजोल्यूशन में हमने क्या सीखा कि किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करिए तो वो वेक्टर वही काम करेगा जो दो कंपोनेंट्स मिलके कर रहे थे। तो इस वेक्टर को रिजॉल्व करना था। लेट्स से ये वेक्टर है ए, लेट्स से ये ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल अगर बना रहा है तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो हमेशा कॉस आता है, तो ए कॉस थीटा ये कंपोनेंट हो गया एंड ए साइन थीटा ये कंपोनेंट हो गया। तो ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पहले तो ए साइन थीटा आई कैप, फिर वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट बाद में तो ए कॉस थीटा जे कैप। ये सीखा आज हमने। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम इसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो आपको बारी बारी दोबारा ये कंसेप्ट अच्छे से अपनी कॉपी से रीड करना है। चलिए जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends.